नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग चुनावी नतीजों के रुझान में लगा है और सभी 13 जनपदों में मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी जनपदों में मतगणना तय समय पर समाप्त होने की संभावनाएं हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 1 से 2 बजे के बीच में चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड चुनाव के आयोग की तैयारियां, देहरादून की तस्वीरें हैं। मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 1 से 2 बजे तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड चुनाव आयोग की तैयारी, मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू। 1 से 2 बजे तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। टिहरी से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला से लोकसभा चुनाव के परिणामों पर हर खबर की टीम ने खास बातचीत की। जोत सिंह गुनसोला ने चुनावी परिणामों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 4 जून का इंतजार जो है देश में सभी को था और इस इंतजार को जो है अब 12, 1 या 2 बजे तक जो है ये खत्म होना निश्चित हो जाएगा। और हमारे साथ जो है टिहरी से प्रत्याशी हैं जोत सिंह गुनसोला जी। सर, अगर बात करें टिहरी सीट पर, तो टिहरी सीट पर क्या चल रहा है? क्योंकि अभी तक अगर रुझानों की बात करें तो अभी तक वहां पर जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह जी आगे चल रही है। क्या किस रूप में देखा है? मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर जो है 19 तारीख को मतदान अपने मत का दान किया और ये मतदान बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसके लिए मैं उन क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने आकर जो है मतदान किया। आज तक जो है कई पेंसिल, रबड़ और कागज खराब कर दिए हैं लोगों ने। हर रोज 3 को जिताते हैं, 2 को हराते हैं, कभी 5 को हराते हैं, कभी 3 को हराते हैं, कभी 1 को हराते हैं, कभी 6 को हराते हैं। तो अब तो वो घड़ी आ चुकी है कि भाई थोड़ी देर में जो है निर्णय होने वाला है और जो निर्णय जनता ने दिया, जनता जनार्दन देगी, हम उसको स्वीकार करेंगे। ये जनता का सम्मान है और ये निश्चित समझिए कि उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ रही हैं और ये एक भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया गया कि एग्जिट पोल ने ये कर दिया, ये दिखा दिया, इतना बढ़ गया, इतना घट गया। अब एग्जिट पोल नहीं, अब तो रियल पोल की काउंटिंग की बात आ रही है कि निर्णय हो रहा है। अब एक राउंड शायद होने वाला है कंप्लीट, तो इसी तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि जैसे बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तो मतलब अगर मान के चलें अभी तक के रुझानों को देखते हुए, तो बीजेपी का जो है 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। देखिए, 400 पार का पहले नारा दिया, 543 का नारा क्यों नहीं दिया? 543 का दे देते, क्या लग रहा था? उनके कुछ करना तो उन्हें पड़ नहीं रहा था। फिर 400 के बाद फिर 370 पर क्यों आ गए? फिर 250 पर क्यों आ गए? फिर 230 पे क्यों आ गए? फिर 210 पर क्यों आ गए? ये तो एक जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास था कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि आगे पोल हो रहे थे, वो मैसेज जा नहीं पाया। कहीं से उठाइए, साउथ से लेकर नॉर्थ तक कैलकुलेट करिए कि कितनी सीटें आ रही है। 400 तो बहुत दूर की बात है। अगर 200 सीटें भी आ जाए, 210 भी आ जाए तो बहुत है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को जो है 5 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 0 दिखाया गया है। अब ये तो उनकी मर्जी है भाई, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जनता ने जो दिखाया वो हमें पता है। लेकिन अगर भाई एग्जिट पोल जो दिखा रहा है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये एग्जिट पोल ये भी तो दिखा रहा है कि उत्तराखंड में सीटें 5 और 6 पर जो है वो बढ़त दिखा रहा है। ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तमिलनाडु में सीट 8 लड़ रहे हैं, 13 दिखा रहे हो, कैसे है? ये मनगढ़ंत बातों से थोड़ी काम चलता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ टीवी से कांग्रेस उत्तराखंड में जीतेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे रुझान आएंगे, ऐसे में साफ हो जाएगा कि राज्य में जो है बीजेपी या फिर कांग्रेस जीत रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ अभिनव नायक, हर खबर। चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से। नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव के नतीजे
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट 1,16,296 वोट से आगे। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को मिले 2,0706 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को मिले 84,410 वोट। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मंत्री अजय भट्ट 1,16,000 वोट से आगे। मंत्री अजय भट्ट 1,16,000 वोट से आगे। नैनीताल सीट से चुनाव के नतीजे, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को मिले 2,0706 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश को मिले नैनीताल सीट से चुनाव के नतीजे, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अजय भट्ट 1,16,000 वोट से आगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को मिले 84,410 वोट। नैनीताल सीट से चुनाव के नतीजे, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को मिले 2,0706 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को मिले 84,410 वोट। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट को मिले 2 लाख वोट। मंत्री अजय भट्ट 1,16,000 वोट से आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले में लोकसभा के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और साथ ही बता दें कि लोकसभा के लिए 22,148 पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए अलग से 100 टेबल लगाई गई हैं। वहीं मतगणना शुरू होने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा सेंटर पहुंचे। प्रदीप टम्टा का कहना है कि मीडिया के सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस 2009 लोकसभा का रिकॉर्ड फिर से दोहराएगी। देखिए, पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, समस्त मतदाता को और इस इलेक्शन के इस महापर्व को संपन्न कराने में तमाम जो मतगणना के हमारे अधिकारीगण भी है, इन सबको भी बधाई देता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा उत्सव है और जनता को फिर हर 5 साल में अपनी सरकार को चुनने का मौका मिलता है। यही गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के इस देश को और दुनिया को एक देन थी। और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में का उत्सव में बदलाव का माहौल है। 10 सालों की जो तबाही है, अर्थव्यवस्था है, नौजवान है, किसान है, तमाम करोड़ों लाखों करोड़ छोटे मोटे उद्योग है, मझोले उद्योग तबाह हो गए। तो उस सब के कारण जो पीढ़ी जनता है उसको अवसर मिल रहा है कि मतदान के जरिए अपने मत का प्रयोग करके बदलाव करें। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो जनता है अपने मत का प्रयोग करके इस उत्सव में बदलाव को मोहर लगाएगी। देखो, एग्जैक्ट पोल पर कोई आंकड़े नहीं है कि जो मीडिया 10 सालों से सरकार के ढोल पीट रहा है उससे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कैसा मीडिया या एग्जिट पोल था जिसमें हरियाणा में 10 सीटें हैं, 16 सीट दिखा दे रहे हैं, हिमाचल में 4 सीटें हैं, आप 8 सीट किसी को दे रहे हैं, कहीं पर कोई पार्टी 9 सीट में चुनाव लड़ी, आप उसको 15-16 सीट दिखाते हैं और वो भी बड़े नेटवर्क जो अपने आप को इस पूरे उसका एग्जिट पोल का दावा कर रहे हैं। तो इसलिए वो तो मोदी का जो राहुल जी ने कहा, दैट इज मोदीज मीडिया पोल। उत्तराखंड में किसी दावा? मैं समझता हूं कि बदलाव की ये लहर जो पूरी उत्तराखंड में जो अग्निपथ के द्वारा यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, समाज के कमजोर वर्ग को, संविधान को नष्ट करने पर 2009 को हम इस बार फिर दोहराएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं इस बात को लेकर हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने क्या कहा। उन क्षेत्रों के ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के गढ़ में हम कांटे की टक्कर में हैं, तो हम निश्चित ही हरिद्वार के साथ साथ 5 लोकसभा सीट पर भी जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना फिलहाल जारी है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसा है और साथ ही ईवीएम को बताया बीजेपी का गढ़। जहां से बीजेपी का गढ़ है वहां से ईवीएम की शुरुआत हुई। ईवीएम को बताया बीजेपी का गढ़। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसा है। तस्वीरें देहरादून से हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसा। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर तंज कसा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव एक बार फिर 3 महीने पीछे खिसकने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और साथ ही निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को डर लग रहा है कि कहीं निकाय चुनाव हो गए तो जनता का आक्रोश उनके खिलाफ फूट पड़ेगा और उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की नाकामी है। ये चुनावों को बार बार टाल रहे हैं। 6 महीने का पहले ही कार्यकाल प्रशासकों का था और 3 महीने और बढ़ा दिया। उसमें भी एक शब्द लिखा उन्होंने 3 महीने वाले शब्द में कि जब तक बोर्ड का गठन होगा या अन्य। इसका मतलब ये है कि अभी और भी संभावना ये है कि 3 महीने के अलावा भी ये टाइम बढ़ा सकते हैं। ये पंचायत चुनाव भी टालने की फिराक में है उत्तराखंड में। ये कराना नहीं चाहते, स्थानीय जो प्राइमरी इलेक्शन है उसको कराना नहीं चाहती राज्य की सरकार, क्योंकि डर रही है। टिहरी गढ़वाल NH 58 के पास तेज तूफान और बारिश के चलते एक पेड़ के गिर जाने से तूफान की जद में आई कार क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत से मिली जानकारी के अनुसार तूफान और बारिश से पेड़ एक कार के ऊपर जा गिरा और साथ ही जिसके कारण कार क्षतिग्रस्त हो गई। और बता दें कि मौके पर थाने से पुलिस फोर्स को भेजा गया। हादसे के दौरान कार में कोई सवार नहीं था और साथ ही कार सवार ने बताया कि चाय पीने के लिए गाड़ी से उतरकर होटल में बैठा ही था कि वे घटना घटित हो गई और साथ ही बताया गया कि पेड़ हटाने के लिए वन विभाग को भी सूचित किया गया है। कार पर गिरा पेड़। देहरादून देवप्रयाग की तस्वीरें हैं। बता दें कि टिहरी गढ़वाल में तेज तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला है और कार पर पेड़ गिरा और साथ ही कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था और साथ ही तस्वीरें देवप्रयाग से हैं जहां कार क्षतिग्रस्त हुई। टिहरी गढ़वाल में तेज तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला है। कार पर पेड़ जा गिरा और हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। तेज तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला है।
कार पर पेड़ जा गिरा और साथ ही कार हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें देवप्रयाग से हैं, जहां पर तेज तूफान और आंधी का कहर देखने को मिला है। कार पर पेड़ जा गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेज तूफान का कहर देखने को मिला है। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। गर्मी में बढ़ती बिजली की खपत से दून के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टिंग होने से उपभोक्ता परेशान हैं और कई इलाकों में घंटों तक कटौती हो रही है और इससे लोग गर्मी में बेहाल हैं। इसका असर पेयजल की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। देहरादून का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पंखे, कूलर और एसी चलने से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। ओवरलोड होने के कारण ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने रोस्टिंग की, जिसके चलते सुबह से लेकर शाम तक कई जगह तो कई घंटे तक बिजली गुल रही। इससे गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। शहर से गांव तक बिजली की कटौती। देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है और साथ ही बता दें कि गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर से गांव तक की बिजली की कटौती हो रही है। लंबे लंबे कट बिजली के लग रहे हैं और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। देहरादून में गर्मी से बेहाल हुए लोग। शहर से गांव तक की बिजली की कटौती। उधम सिंह नगर में खटीमा के बड़ी अंजनिया गांव में मुख्य मार्ग पर ग्राम प्रधान कुशल कुशवाहा और पूर्व उप प्रधान हरेंद्र पाल के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवियों के सहयोग से छबिल लगाकर स्थानीय निवासियों, राहगीरों, श्रद्धालुओं को शीतल शरबत पिलाकर बता दें कि गला तर किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, गणमान्य व्यक्तियों तथा समाज सेवियों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। वहीं भीषण और चिलचिलाती गर्मी में लोगों ने मीठा शीतल शरबत पीकर राहत की सांस ली और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आयोजकों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। राजगीर गर्मी से त्रस्त थे, उनको पानी पिलाने के लिए हम लोगों ने अपने ग्राम सभा बड़ी इंजीनियर में सारे ग्रामवासी मिलकर के सभी को पेय पदार्थ पिलाया जा रहा है, जिससे कि उन्हें गर्मी से राहत मिले। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैनात कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आने वाला है और इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में मतगणना होने वाली है, जिसमें हमारी मेडिकल टीम अपने जरूरी उपकरणों, 2 एम्बुलेंस के साथ काउंटिंग समाप्त होने तक तैनात रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी मतदान कर्मी को स्वास्थ्य संबंधित शिकायत होती है तो उनको तुरंत प्राथमिक उपचार देकर इलाज करेंगे। कल 4 जून को जैसे कि महाराणा प्रताप स्टेडियम में काउंटिंग होनी है, तो प्रातः 7 बजे से हमारी पूरी मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट तथा 2 एम्बुलेंस के साथ वहां पर मतगणना समाप्त होने तक तैनात रहेगी। तो जो भी मतदान कर्मी को यदि कोई भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत वहीं पे हम लोग उनको प्राथमिक उपचार देके उनका इलाज करेंगे। हर वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान हेली दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, जिसका कारण ज्यादातर टेक्निकल खराबी माना जाता है। टेक्निकल बता दें कि
लेकिन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए क्या इन विमानों का उड़ान से पहले ऑडिट होना चाहिए? और इसी सवाल का जवाब देते हुए यूकाडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय प्रत्येक मशीनरी को पूरे तरीके से चेक करने के बाद पायलट का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक करने के बाद संतोषजनक है और तभी उड़ान के लिए अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने ऑपरेशन बता दें कि हुए हैं उनमें अगर कोई दुर्घटना हुई तो उनका अनुपात 0 होगा। उन्होंने कहा कि डीजीसीए प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग करती है, लेकिन मशीन तो मशीन है, उनमें कभी भी खराबी आ सकती है। के संबंध में एक चीज हमें बहुत क्लियर होना है कि डीजीसीए प्रत्येक मशीन को कंप्लीटली चेक करने के बाद पायलट्स का भी जो है उनका क्वालिफिकेशन, उनका हिल अवर्स का एक्सपीरियंस, ये सारा चीजों को चेक करके उनके साथ फ्लाई करा करके जब सब कुछ संतोषजनक है तभी उनका फ्लाइंग का अनुमति देते हैं। तो उसके बाद ही जो है ये फ्लाइंग शुरू होता है। तो जनरली इस प्रकार का देखा जाए तो जितना ऑपरेशन हुआ है उसमें अगर अनफॉर्चुनेट कभी कोई घटना हुआ है, वो घटना का प्रोपोर्शन अगर देखेंगे बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। तो उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे काफी रेगुलेटेड एरिया है। डीजीसीए प्रत्येक चीज को जो है ज्यादा मॉनिटरिंग करता है। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने 3 जून को रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं। रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है, तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड में काम करने जा रहा है। देहरादून के मुख्य स्पॉट जहां पर स्थानीय लोगों का कूड़ा फेंका जाना अमूमन देखा गया है, वहां नगर निगम अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पहले कूड़ादान हुआ करता था और लोग अभी भी उन जगहों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ बोर्डर्स पे लगा दिए गए हैं और साथ ही बता दें कि लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा सके। और उन्होंने कहा कि नेशविला रोड, कारगी चौक और किशनपुर चौक में सीसीटीवी लग चुके हैं। अब सिर्फ लाइव फीड की प्रक्रिया बाकी है। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे गार्बेज पॉइंट्स इस समय बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ बढ़े थे, तो अभी पब्लिक को एजुकेट करना जो है एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे जो है उसमें जो है लूप में आ गए हैं। हम लोगों ने कूड़ा वाहन भी बढ़ा दिए हैं, जिससे कि जो है डोर टू डोर कलेक्शन बढ़ जाए, ताकि जो है कूड़ा जो है सड़कों पे ना आए। परंतु फिर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि लोग अभी भी जो पुराने जो हमारे बिन्स थे उनके स्थानों पे लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी निगरानी हेतु अब हम लोग जो है सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स भी हम लोग लगा रहे हैं, ताकि जो है उनकी चिन्हित करके उनको जो है उन पे चालानी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।